एक बात मैं कहना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये कि जैसे कि फ़िलिस्तीन की पूरी गवर्नमेंट चल रही थी और 2 भागों में बँटा हुआ फ़िलिस्तीन है, एक तरफ गाज़ा पट्टी है, एक तरफ वेस्ट बैंक है, रमल्ला का इलाका जिसे बोला जाता है जो यरूशलेम से मिला हुआ है। बात दरअसल ये है कि अब इज़राइल चाहता नहीं कि इनको इतनी आज़ादी दी जाए या ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाए, ख़ास करके गाज़ा पट्टी वालों को। अब शांति का भी मुझे लग नहीं रहा कि शांति इतनी जल्दी आने जा रही है, लेकिन उनका एक सूत्री कार्यक्रम है इज़राइल का कि गाज़ा पट्टी की जो पहले का तरीका था हम उसको ख़त्म कर दें। आप देख लें अगर आप जो वीडियोज़ आ रही हैं, मैं समझता हूँ 80% सारी जिन बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, ज़िंदगी नाम की वहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा है। हालाँकि अभी मैं वो अफ़सोसनाक है वो युद्ध उन्होंने शुरू किया, हमला हमास ने किया, ईरान के इशारे भी किया, वो सब ठीक है। और इधर से रिटेलिएशन हुआ, ज़ाहिर है कि एक कंट्री से लड़ने की तैयारी करेगा, एक स्टेट है जिससे कि लड़ने की तैयारी एक करेगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट उनको घोषित कर रखा है। अगर वो करेगा, किसी मुल्क पे हमला करेगा, एक ताकत के साथ करेगा, तो मुल्क कोई चुप नहीं बैठेगा। भाई इज़राइल एक ऐसी कंट्री है, वो ईरान से क्या, इराक से क्या, अरब वर्ल्ड के किसी 2-2 हाथ कर सकती है वो। अमेरिका की बैक है, उनको टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस है, किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं है। और जैसे कि अभी बताया गया है, अभी खबरें भी आई थी, इस 7 अक्टूबर से पहले आ रही थी, 30,000 फ़िलिस्तीनियों को नौकरी दी थी, अभी पिछले 2 महीने पहले। और उनको आने के पासेस बने थे, आईडी बनी थी, जो काम करने के लिए आते हैं इज़राइल के अंदर, अपने फ़िलिस्तीन के इलाके से, तो वो चेक पोस्ट है, वहाँ पे इनकी आईडी देखी जाती है, तुम कहाँ काम करते हो। आप वहाँ जाएँगे, अगर हॉस्पिटल में देखेंगे, बैंकों में देखेंगे, सारे फ़िलिस्तीनी काम कर रहे हैं वहाँ पर। और शुरू में देखा होगा जब ये हमला किया था हमास ने, तो महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट है फ़िलिस्तीन के, उनका बयान आया था कि हमास ने ये हरकत अच्छी नहीं करी है, ये फ़िलिस्तीनी कॉज़ को, जो उनका एक मिशन है एक तरह से है फ़िलिस्तीन को एस्टैब्लिश करना, उससे नुकसान पहुँचा है और हम हमास हमास के साथ नहीं हैं। लेकिन जब बम्बार्डमेंट शुरू हुआ, ये जब रिटेलिएशन हुआ इज़राइल की तरफ से, उनकी एयरफ़ोर्स ने हमले करे, उसके बाद जाके उनको, क्योंकि उन्होंने हरकत ऐसी करी थी कि ह्यूमन शील्ड बना रखी है, बड़ी बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट के अंदर उन्होंने अपने अड्डे बना रखे हैं, नीचे टनल बना रखी है, ज़ाहिर है कि वो अटैक करेंगे तो बिल्डिंग में नुकसान पहुँचेगा, रहने वालों को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन ये भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इज़राइल ने वार्निंग दी थी कि अब नॉर्थ वाले जो हैं, वो जो है नीचे आ जाएँ और हट जाएँ यहाँ से या इजिप्ट की तरफ चले जाएँ। अब बात ये है कि वो आए या नहीं आए, अभी तक कहीं वीडियो कवरेज शो आई नहीं है। और इजिप्ट ने अपना जो सिनाई का जो बॉर्डर था उसको उन्होंने बंद कर दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि हमास वाले हमारे यहाँ इजिप्ट में आए। रीज़न क्या है कि जो हमास ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तालमेल है मिस्र के, इजिप्ट के, अल शबाब और एक है ब्रदरहुड, जो वहाँ की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ के तेज तरार लोग हैं। वो बनती नहीं उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, क्योंकि 40% इजिप्ट में क्रिश्चियन है, 60% वहाँ पर मुस्लिम है, तो उनके यहाँ भी वही झगड़े होते रहते हैं। तो हमास के साथ अल-शबाब और ब्रदरहुड का अच्छा तालमेल रहा है, तो इजिप्ट ने ये सोचा शायद ऐसा ना हो इनके आने से और हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाए, उन्होंने उठा के बंद कर दिया। तो जब अरब वर्ल्ड खुद फ़िलिस्तीनियों को अपने क्या नहीं लेता है, अब सऊदी अरबिया ने भी अपना बॉर्डर बंद कर रखा है, या जॉर्डन भी ये लोग नहीं जा रहे हैं, और सीरिया में तो इनका आना-जाना ज़रूर रहता है, लेकिन सीरिया में उनकी दाल नहीं गल पाती, क्योंकि सीरिया में ऐसा रोज़गार नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको पाल सके। सब बातों की एक बात है कि अगर गौर करिएगा, ये रिफ्यूजी जा कहाँ रहे हैं? तो अभी तक के तो नज़र नहीं आया कि रिफ्यूजी जा रहे हैं, गाड़ियों में बैठ-बैठ के जाते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा, अफ्रीकन कंट्रीज़ की किसी कू होती है, नया डिक्टेटर आ जाता है, तो लोग कैसे निकल-निकल के अपनी गाड़ियाँ सामान लोड करके सड़कों पे जा रहे होते हैं, तो वो तो आपको फिलिस्तीनी कोई नज़र नहीं आया गाज़ा पट्टी से निकलता हुआ। सेंट्रल गाज़ा से या गाज़ा से या नॉर्थ गाज़ा से कोई नज़र नहीं आया। हाँ, जो बम्बार्डमेंट हुआ, बिल्डिंगें ज़रूर नज़र आईं, तो वहाँ पे इंसानियत की बात आती है। देखिए, ये उन्होंने गलत किया है, 1200-1400 इज़राइली मर गए हैं। एक पीस के लिए कॉन्सर्ट हो रहा था, बाहर के उसमें विदेशी लोग आए थे, उसमें सारे देश के लोग थे, अमेरिकन्स भी मर गए काफ़ी। उस पे इस तरह से उन्होंने बेवकूफ़ी भरा एक हमला किया कि पैरामोटर पीठ पे बाँध करके तुम गोलियाँ चलाते आओगे। क्या बेवकूफ़ी भरा इन्होंने काम किया है, और वो भी ईरान के कहने पे कर रहे थे। ईरान आपको लॉजिस्टिक दे रहा है, ईरान आपको वेपन दे रहा है, ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, आप हमला कर रहे हो। और आपको ये पता ही नहीं है, हमास को ये बात नहीं पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी तुम्हारे यहाँ खुद है इज़राइल की। और जो कहते हैं कि मोसाद का फेलियर है, फेलियर एलियन नहीं था। ये गलत है। ये तो ये समझ लीजिए कि ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि मोसाद को साहब डिटेक्ट नहीं कर पाई और उन्होंने हमला करके खुश हो गए, बेवकूफ़ी का काम करा। लेकिन जिस लेवल पे वो लोग आए थे, इन्होंने हमला किया था, इस तरह से वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उन्होंने रिटेलिएशन किया इज़राइल ने, तो उसका हाल क्या हुआ? कितना मर चुका है वहाँ पर।
फ़िलिस्तीनी, कितनी औरतें मर चुकी होंगी, कितने बच्चे मर चुके होंगे, मर्द उनके लड़ रहे होंगे, किसी की डेड बॉडी मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी, गिनती कहाँ हो पा रही, बिल्डिंगें पूरी-पूरी गिर गई हैं। कहते हैं टनल के अंदर इन्होंने पूरा शहर बना रखा है, उनकी हमास की अपनी मेट्रो है, सो कॉल्ड मेट्रो है कि अंदर ही अंदर सब कुछ उनका कारोबार चलता है। वहीं उनकी एक जो है डिप्रेशन की एक दवा है, गोली है, वैसे उसका एफेक्सर भी बोलते हैं, उसका नाम कुछ और भी है। वो पहले जॉर्डन में बनती थी, तो जॉर्डन को ओआईसी की मेंबरशिप चली गई थी और वार्निंग दी गई थी कि भई आप ये दवा अपने क्या ना बनाइए, डिप्रेशन की दवा खा के जोश आ जाता है, गल लेके निकल आते हैं। तो वो मिलिटेंट उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका ड्रग को बंद करिए। ओआईसी ने इनको वार्निंग दी, ओआईसी ने इनको अपनी मेंबरशिप से हटाया था। देखिए, ये ऐतिहासिक बात है और सबकी नॉलेज की बात है। उसके बाद जॉर्डन ने लिख के माफ़ी मांगी थी, लिख के कहा था इसका प्रोडक्शन अपने क्या बंद कर रहे हैं, तब उनको ओआईसी की दोबारा मेंबरशिप मिली, रेइंस्टेट किया गया है जॉर्डन को। लेकिन वो फैक्ट्री उठ करके गाज़ा पट्टी में आ गई। उस गोली का भी बहुत बड़ा रोल है, जो उनका जोश है कि हम इज़राइल से लड़ जाएँगे, तो हम यूएसए से लड़ जाएँगे, हम अमेरिका से लड़ जाएँगे, और 2400 किलोमीटर दूर ईरान बैठा है, वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ईरान के कंट्रोल में भी हमास नहीं है। ये इतने ज़िद्दी लोग हैं, इनके कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा एक कहना कि जो हुआ, उसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की, औरतों की डेथ हुई। अब डब्ल्यूएचओ की देखिए रिपोर्ट है कि गाज़ा पट्टी के इलाके के अंदर रजिस्ट्रेशन औरतों का करा रखा, 50,000 तकरीबन औरतें जो हैं प्रेग्नेंट हैं, उनकी डिलीवरी ड्यू थी इस नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में। वो कहाँ गई औरतें? हॉस्पिटल सारे तबाह हो चुके हैं। वो बच्चे कहाँ गए? अब जितने फुटेज आ रहे हैं, जिसमें कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा कहाँ है। कि गलती क्या कितनी बड़ी करी, इतनी बड़ी गलती कर डाली, इतनी बड़ी गलती कर डाली कि ये समझ लीजिए कि इतना बेवकूफी भरा काम ये करेंगे, ये सोचा नहीं था। उसका अंजाम क्या हुआ कि इजराइल ने बुरे ढंग से हमला किया, रिटेलिएशन किया, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, ग्राउंड अटैक किया, आईडीएफ को लगाया और तहस नहस कर दिया गाजा के इलाके को। वार्निंग जरूर दी थी कि साहब खाली करके चले जाओ, लेकिन वो शायद निकले नहीं निकले, कहीं पे अभी तक के फुटेज मिली नहीं है कि साहब वो लाइन लगा के जा रहे हैं, वो इलाके को खाली कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। अब देखिए वो पत्थर, अब देखिए कौम की बात आई कि साहब वो गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म इजराइल ने ढाया, तो फिर अभी रमल्ला साइड में भी शुरू हो गया। रमल्ला का इलाका जो है, जहां पर इनकी मेन गवर्नमेंट कह लीजिए आप, फिलिस्तीन की है, जहां से चलती है और एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, लेकिन बिजली पानी इजराइली देता है गाजा पट्टी को भी और रमल्ला को। बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स ने उसको डिवाइड करा, जैसे भारत पाकिस्तान के दो हिस्से करके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनाया था, इसी तरह ये 48-47 के अंदर डिसाइड हुआ, इसको दो भागों में बांट दिया उन्होंने फिलिस्तीनियों को। और फिलिस्तीनियों से पहले अगर आप देखिए तो पीछे हिस्ट्री बैक में कहाँ, बार बार एक ही बात को दोहराऊं, मैं कई बार इस बात वीडियो को बोल चुका हूं कि इस्लाम के आने के 2000 साल पहले से यहूदी थे वहां पर, यहूदी पहले आए हैं। ये 4 किताबें आसमानी थी। सबसे पहले ज़बूर थी, जो जो विलीन हो गई, वो चली गई, कहते हैं आई थी वापस लौट गई। उसके बाद तौरा आई, जिसको तौरेब कहते हैं, जो ये हमारे जूडिज्म उसको चलता है जिससे। उसके बाद इंजील आई है, जो ईसा मसीह के बाद आई है, या उन्हीं के उनके बाद ही आई है एक्चुअली। और वो बाइबल जिसको कहते हैं, इसी तरह कुरान, जो आखिरी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो इस्लाम कंप्लीट हुआ, तो आखिरी किताब कुरान है। तो ये वही एक ही इलाका है यरूशलेम का, ये वही एक ही इलाका है जहां पर तीनों धर्मों का एक केंद्र है, जो कहते हैं फोकल पॉइंट है, वर्ल्ड का एक वैसा सेंटर है यरूशलेम का इलाका। जो वहीं पे अल कुद्स है, मॉस्क है, बड़ी मॉस्क है मुसलमानों की, और वहीं क्रिश्चियंस का भी बड़ा बेथलेहम है जिसको कहते हैं, यानी तीनों मजहब का। तो ये कहीं ना कहीं से तीनों मजहब आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्रिश्चियनिटी की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि क्रिश्चियन एक जब रिलीजन शुरू हुआ तो उसका काफ़ी डिफरेंसेस रहे जूश के साथ, और बहुत ही डिफरेंसेस उनके इस्लाम के साथ हैं। रत्ती भर भी मैच नहीं करता है। ज़रूर मानते हो अब्राहम को, जिनको हज़रत इब्राहिम कहते हैं, वो जिब्राइल को मानते हैं, वो उनको गैब्रियल कहते हैं। वो हज़रत दाऊद को मानते हैं, ये उनको डेविड कहते हैं। वो हज़रत याकूब को मानते हैं, ये उनको जैकब कहते हैं। हज़रत इसहाक को मानते हैं, वो आइजक कहते हैं। तो नाम भी वही है, प्रॉफिट भी वही है। जैसे ईसा मसीह कहते हैं तो हज़रत ईसा कहते हैं मुसलमान उनको, हज़रत मूसा कहते हैं, वो मोसेस कहते हैं। आप ये देखिए तो ये सारे प्रॉफिट हैं जिनको तीनों मानते हैं। यहूदी भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानता है, और मुसलमान भी मानता है। और क्रिश्चियन के अंदर
जो उसके अंदर ओल्ड टेस्टमेंट की बात मैं करूं या अभी की मैं बात करूं, वो बात बनती नहीं है, यहाँ पे वो टॉपिक नहीं, तो मुझसे टॉपिक से हम हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो जुडिज्म है, वेरी क्लोज टू इस्लाम, वेरी क्लोज टू, जो उनकी कहते हैं कि नमाज पढ़ने का तरीका, कभी इबादत करने का तरीका सिमिलर है, उनकी इबादत की पद्धति सेम है, वो बात अलग है, उनके श्लोक या सूरे अलग हैं, उनकी अजान उनकी भी होती है एक हाथ से कान पे दाहिने रख करके, और वो अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं, अल हशम कहते हैं। और इस्लाम में पहली अजान दी थी हजरत बिलाल ने, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाई थी, भाई बुलाओ सबको, इकट्ठा हों। तो एक बुर्जी पे खड़े होकर जाके, हजरत बिलाल ब्लैक थे, अफ्रीकन थे, उन्होंने पहली अजान दी थी जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर है। इसको सारे फिरके मानते हैं, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कहा था भाई, तो एक हाथ। वो आज भी यहूदी अपनी अजान देते हैं, उनका भी लाउड स्पीकर लगे रहते हैं। अगर आप चले जाइए यरूशलेम के इलाके में, तो उनके जो टेम्पल आप कहिए या उसको कलीसा कहिए, अरबी में कलीसा कहते हैं, और कलीसा का शब्द जो है वो क्लश से आया है, कैलाश पर्वत से आया, कहिए ये भी वहां से आ गया। जैसे कि चित्राल के अंदर जो एंशंट हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको क्लाशा कहते हैं। तो ये क्लश का वर्ड कहां से आ रहा है? कुरान के अंदर उसे कलीसा कहते हैं, टेम्पल को। और कलीसा था कैलाश, कैलाश जो है वो आपके शंकर जी के मंदिर से है। अब यहाँ कहिए यहूदी उसको जोड़ा गया, क्योंकि वो इबादत गाह थी, इसलिए उसे कलीसा कहा गया। अरबी में कलीसा बोलते हैं टेम्पल को, वेरी क्लोज टू आई मीन क्लाशा। खैर, उनकी नमाज भी 5 वक्त की होती है। अब उन्होंने कुछ सालों से उसको 3 साल की करी है, 2-3 डेकेड पहले से करी है, इसलिए कि मुल्क में मैन पावर की जरूरत थी, बाहर से पहले लाते नहीं थे। तो हमको काम करना है 12 घंटे, तो हम जो दोपहर की और शाम की, दोपहर की, असर की और जोहर की नमाज को हम एक कर देंगे, असर की और जोहर की, और ईशा मगरिब की एक कर देंगे, और सुबह की जो होती है 4 बजे, 4:30-5 बजे होती है फजर की नमाज, वही होगी। तो ये तो इस्लाम में सेम है, जो यहूदी पढ़ते हैं सेम है, सूर्य अलग है, लेकिन तरीका वही है एग्जैक्टली। उसी तरह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर होती है, हाथ बांध के खड़े होते हैं, रुकू में नहीं जाते घुटने में, सीधे जाके सजदे में जाते हैं, रकाते हैं उसी तरह, बैठ करके जब खत्म करते हैं तो बाकायदा सलाम भी ऐसे फेरते हैं। इस्लाम में तो सब वही है, जो यहूदी नमाज पढ़ते हैं, सूर्य अलग हो सकते हैं है। तो हाँ, चलिए एक और चीज रहेगी, जैसे इनके यहाँ इस खतने का रिवाज है, समझ रहे होंगे समझने वाले, और हलाल खाने का है रिवाज, वो इस्लाम में भी है। दूसरे कोशर कहते हैं हलाल को, वो झटका नहीं खाते हैं। और पिग या पोर्क या सुअर उनका सबसे गंदा जानवर है, वो इतना गंदा जानवर है कि उनकी डिक्शनरी में नहीं होता, छपवाते अपने क्या वो। तो वेरी क्लोज टू, ये कैसे, ये कजिन है दोनों, यहूदी और इस्लाम। और सुनिए, मदीने में भी यहूदी थे, जनाब रसूल खुदा मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम यहूदी थे, उनके साथ यहूदी थे, उठना बैठना था, ईमान भी लाए, जो इस्लाम को भी कबूल उन्होंने किया, ऐसा भी है। जंगें भी हुई, लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाइयाँ किस बात पे? खलीफाओं की लड़ाइयाँ हुई, एरिया के लिए हुई है, वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ी गई हैं। लेकिन धर्म युद्ध अगर आप इस इतिहास में देखिएगा तो नहीं आपको मिलेगा कि धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं हुआ है। उसको तोड़ मरोड़ के बहुत से हदीसों में पेश किया गया। अभी प्रिंस सलमान जब आए थे सऊदी अरबिया के, 200 हदीसें उन्होंने बैन कर दी अपने क्या, तबलीगी जमात को बैन कर दिया उन्होंने अपने क्या। उन्होंने कई सी जमातें पाकिस्तान को, उसको भी उन्होंने बैन कर दिया, आईसिस को बैन किया था उन्होंने। कैसा खुराफात है, ये उनके वर्ड थे कि इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है पूरी दुनिया के अंदर, और ऐसा कर दिया जैसे सबसे ब्रूटल, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक हैवान इस्लाम है। अगर इतने ही भयानक होता तो फिर ये 57 मुल्क ना, तो पूरी दुनिया में अच्छी खासी आबादी ना होती। अब जैसे सबसे शांति प्रिय लोग जो हमारे इंडोनेशिया के हैं, वो आधे हिंदू हैं सनातन की तरफ, आधे मुसलमान हैं। देखिए बड़े मजे से वो उनका जो है रामलीला भी होती है, उनका रमजान भी होता है, दोनों मनाते हैं। तो यहां पर हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे दिल दुखाओ हो। देखिए जहां पर बात आती है, हमास की बात आती है, इजराइल से झगड़े की बात आती है, टोटल पॉलिटिक्स है। लड़ाई तो आपकी उस जगह के लेके, अलकुद्स को लेके तब से चल रही जब से उसका निर्माण हुआ था। अलकुद्स को हाशिम ने बनाया था, और वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की, उनकी डेथ के 70 साल के बाद बनाई गई है। याद रखिएगा, बहुत लोगों को गलतफहमी है। जैसे किसी साहब ने मुझे फोन करके पूछा, भाई आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है कि अलकुद्स उसमें नमाज पढ़ते थे, हुजूर नमाज पढ़ते थे। हमने कहा कि अब आप लोगों को गलतफहमियां हैं, कहां से हम बता दें।
उनके इंतकाल के उसके बाद 70 साल के बाद बनाई वो अल-कुद्स जो मस्जिद है, जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, यानी वो जगह बहुत पाक जगह। इसका अरबी के माने है बैतुल मुक़द्दस। बैत माने घर, मुक़द्दस माने सबसे पाक जगह, पवित्र जगह उसको कहते हैं। बैतलहम वहीं है, यरूशलेम के अंदर ही है। तो अब यहाँ पर जो झगड़े चल रहे हैं, ये है सुपर पावर के बीच टकराव के। ईरान की सुपरमेसी है, वो चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड के अंदर हमारी एक छत्र राज रहे। अगर ये पॉलिटिक्स ना होती, मैं इसको कई बार कह चुका हूं, कई मौके पर कह चुका हूं, मैं ईरान के ना तो उलमाए अकराम, ना मैं रिलीजियस प्रैक्टिस, ना मैं वहां तकलीद, क्योंकि मैं तो सिस्तानी साहब की तकलीद नहीं, हमारी क्या तकलीद सिस्टम, तो मैं शिया कम्युनिटी से हूँ। ईरान 97% शिया है, तो मैं तो नजफ की, करबला की, वहां की तकलीद में हूँ, सिस्तानी साहब की और हुजूर की। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपोज करते हैं ईरान को। ईरान की उलमाए अकराम, वहाँ के रिलीजियस बॉडी को या मैं कौम को मैं मुखालफत नहीं करता हूँ, गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल मत रहिए, लेकिन पॉलिटिकल एंगल जो ईरान का है उस पर मैं बोलता हूँ, और वो गलत किया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दिल खट्टा जब हो गया था, जब आपने अजरबैजान को बचाने के बजाय जाकर के ईरान ने अर्मीनिया का साथ दिया, अर्मीनिया के फौज का साथ दिया कायदे से, और जो वो पिटने लगा, अजरबैजान एक छोटा सा मुल्क है जहां पे 97% 98% शिया है, और जो पिटने लगा तो उसने गुहार मचाई दुनिया से। तो सबसे पहले यहूदी फौजें, अभी चंद साल पहले की बात है, कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, इतिहास नहीं बता रहा हूँ, सबने देखा होगा, अजरबैजान को बचाने के लिए यही जिनको यहूदी सो कॉल्ड कहते हैं, जो आपके कजिन है, ये इजराइल पहुंचा था, उनके कमांडोज पहुंचे थे, उनकी मिलिट्री पहुंची थी अजरबैजान से बचाने के लिए, और उन्होंने बचाया भी है। फौजें अर्मीनिया के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी बाकू के। बचाने वाला कौन था? जिसको यहूदी कहते हैं, आपके कजिन थे। तो ये कौन सा एंगल था कि ईरान ने क्रिश्चियन स्टेट के साथ खड़े हुए और एक शिया स्टेट या मुस्लिम स्टेट के लिए, सो कॉल्ड, मैं शिया सुन्नी की बात ही नहीं करता हूं, या फिर इस्लाम की बात कर रहा हूं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। टर्की की नहीं बनती ईरान की, वो चाहते हैं हम सुपर, वो कहते हैं हम सुपर, वो हम सुपर, वो हम सुपर। और प्रैक्टिस कहां करते हैं? आप आते हैं सीरिया के अंदर, आप आते हैं इराक के अंदर, जहां पे बरसों से युद्ध चल रहा है। वो आईसिस आ गया था, बगदादी आ गया था, तहस नहस मचा दिया उसने आकर के। आपने आकर के वहां पर लड़ना शुरू किया आईसिस को निकालने के लिए। अमेरिकन फोर्सेस अभी भी पड़ी इराक के अंदर, और ईरानियन भी यूनिट वहां पड़ी नहीं है सीरिया के अंदर। ये ना समझे, बहुत नजदीक हैं, इसराइल के बॉर्डर के पास ही हैं। हिजबुल्लाह को ट्रेंड आपने किया, और हिजबुल्लाह का नाम तो लोग अब जानते हैं, मैं तो हिजबुल्लाह को जानता हूं 1985 से। 14 सितंबर 1985 को ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस का जहाज टेक ऑफ हुआ काहिरा से, जिसको कैरो कहते हैं, इजिप्ट से। उसको हाईजैक कर लिया, हाईजैक करके बेरूत जाके लैंड किया गया लेबनान में। उसको हाईजैक करने वाले हिजबुल्लाह के लोग थे और इस्लामिक जिहाद के लोग थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे से। वो बंदी बना रखा था, एक को मार भी दिया था। उसके अंदर अमेरिकन भी थे, उसके अंदर एक जूश लेडी भी थी, उसमें काफी लोग थे उसके अंदर। और किस मुश्किल से डेल्टा फोर्स ने वो ऑपरेशन किया था, और वो ऐतिहासिक है, मतलब इतिहास की बात है। 85 बहुत दूर नहीं है जब ये हुआ था, 14 सितंबर 1985। और उन्होंने डेल्टा फोर्स उड़कर आई थी फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना से, जो उनके सबसे अच्छे किस्म की, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, वो उनकी डेल्टा फोर्स है। वैसे तो मेरीन भी है और नेवी सील भी है, लेकिन जो डेल्टा फोर्स करती है वो स्पेशलाइज है हॉस्टेज रेस्क्यू करने में और डीप पेनिट्रेशन में जाने के लिए किसी कंट्री को निकालने में। डेल्टा फोर्स ने उस ऑपरेशन कंडक्ट किया और छुड़ा के ले गए लेबनान से, जहाज को टेक ऑफ किया है उसी बेरूत से। और यही हुआ था, एक जगह फेल भी हुई थी, जब 24/25 अप्रैल 1980 की बात है, याद दिला दूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये रोज हम टेलीविजन पे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ आपको इतिहास बताना बहुत जरूरी है, जिसमें आप लोग बोर भी ना होइए, बहुत जरूरी है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। 24/25 अप्रैल की नाइट में, रात में, यही सी डेल्टा फोर्स से एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन क्या नाम था? ब्लैक ईगल, कुछ ऐसा नाम था, ब्लैक ईगल नाम था उसका। वो ये था कि ईरान में इनके जो 52 बंदी थे एम्बेसी के, जिनको कैद कर लिया गया था और काफी दिन उनको कैद करके रखा था, उसको छुड़ाने के लिए डेल्टा फोर्स गई थी। और वो खुरासान के साउथ एरिया के पास इनको लैंड करना था, वहां से उनके गाड़ियां उतरी, उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन डेजर्ट के अंदर उतरे हैं, और वहीं पे हेलीकॉप्टर्स, गनशिप उनके उतरे हैं। वो आपस में 2 हेलीकॉप्टर लड़ गए तो उनको अबॉर्ट करना पड़ा। और
एक्सपोजर हो गया था कि साहब ये डेल्टा फोर्स ईरान में इनको बंदियों को छुड़ाने के लिए आई थी। 52 बंदी कितने दिन रहे, उसके अंदर एक फीमेल ने किताब लिखी है, और वो फीमेल उस टाइम प्रेग्नेंट थी जिस टाइम वो छुट्टी जा रही थी अमेरिका वापस। 52 कैदी काफी दिनों तक के वहां रहे थे, 400 दिन रहे थे। ये सबकी सूचना के लिए, मेरे ख्याल से इसमें हमारे शिया हजरात भी सुन रहे होंगे। तो उन कैदियों से क्या मतलब था? आपने कैद करके रखा, रिवोल्यूशन गार्ड ने उनको फेंक फेंक के खाना फेंकते थे। वो उनसे कहा गया कि मेडिकल सपोर्ट हमको चाहिए, लेडी ये बच्चा होने वाला है लेकिन मेडिकल नहीं पहुंचाई गई। उसकी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे जो मेल मरते, एक दो फीमेल और थी उसके अंदर, किसी तरह उसको डिलीवरी बच्चे की हुई। उस टाइम हमारा ईमान कहा गया था, उस टाइम हमारा इस्लाम कहा गया था। इस्लाम क्या कहता है? ये कौन से कैदी थे? अरे वो तो एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, उनके मेरीन कोर के नहीं थे अमेरिकन, उनके डेल्टा फोर्स के नहीं थे, उनके यूएस एयरफोर्स के लोग नहीं थे, नेवी सील नहीं थे जिनको आप लोगों ने कैद करके रखा था। ये कौन सी पॉलिटिक्स थी ईरान की? ह्यूमैनिटी के नाते उनको जाने देने। तो क्लर्क थे, एम्बेसडर साहब तो चले गए थे, काउंसलर भी कोई नहीं था, सारे क्लर्कल स्टाफ था, मुश्किल से उसमें एक आध वीजा अफसर वगैरह थे। 400 दिन बंद करके रखा था। अमेरिका ने छुड़ाने की कोशिश की, उनका भी फेलियर हो गया डेल्टा फोर्स। 80 की बात है। तो ये तो कब से चल रहा है? आज से चल रहा है। रिवोल्यूशन आया, आगा खुमैनी आए, वहां का इनकलाब आया ईरान के अंदर। मैं उसके लिए रत्ती भर नहीं बोलता हूं, वो वहां का अवाम का फैसला था, मैं रत्ती भर नहीं बोलता हूं। इस्लामिक उसके ऊपर मैं कतई नहीं बोलता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल है उसको देखना बहुत जरूरी है। जो वहां के जो भी हुक्मरान है, मैं हुक्मरान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, वो बात अलग है कि हुक्म कहां से मिलता होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं, हम किसी की शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो सोच है वो टोटली रॉन्ग है, वो पूरी गलत है। वरना आप हमास को, इनको आपने हमास को पंप करके पिछले साल रमजान के महीने में कितने रॉकेट, 2000 रॉकेट दाग दिए थे। ये कहां का इस्लाम है? हमको बताइए यार। कि आपको पता है कि हम छेड़ेंगे तो वो बम बरसाएगा कि इजराइल, और वहां पे तादाद इतनी ज्यादा है, शायद 2.5 मिलियन, आराम 24-25 लाख की आबादी वहां पर है, कम जगह के अंदर। बिल्डिंगें खड़ी है, डब्बे ऐसे के कमरे के घर हैं, वो बिल्डिंगें ऐसे गिर गई हैं, बंदे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपने हुशकार दिया, उन्होंने बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया, उन्होंने कह दिया मटिया मेट कर देंगे, हम मिला देंगे। अब हिजबुल्ला तैयार हो रहा है। अब हिजबुल्ला कितने दिन तैयार होगा और लड़ने की हिम्मत है इसराइल से? आपने छेड़ दिया बेवजह। आप तो 2400 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, और आपके अटैक करने के लिए इसराइल को तो बहुत बहुत दूर है, उनको रिफिलिंग करनी पड़ेगी। ना वो इराक के ऊपर से जा सकता है, ना सीरिया पे जा सकता है। वो रास्ता है कि जॉर्डन, जॉर्डन सऊदी अरेबिया, तब आप क्या जाएगा? तो भी नहीं जा पाएगा, सऊदी अरब कभी परमिशन नहीं देगा, जॉर्डन देगा नहीं। तो आप तो सेफ हैं, लेकिन ये सर फिरों का आपने मरवा दिया। उनके चक्कर उनके परिवार मर गए, बेवकूफों के। कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा कि सीधे मिलिट्री से जाके, उनकी फौज से जाके सीधे हमला कर दे? कितने हो आप? 1000-2000 कितने थे? कितने रॉकेट दागते रहोगे? अभी कल की खबर है, यरूशलेम के अंदर दो तीन रॉकेट कल गिर गए आकर के, और वो रॉकेट गिरना भी गलत हुआ है, क्योंकि वहां तीनों धर्मों का वो मुकद्दस जगह है, होली प्लेस है। अब इसे कौन कर रहा है? या तो ये भी पॉलिटिकल एंगल है, जानबूझ के कराया गया कि वॉर को और एक्सकेलेट कराया जाए और उसको इसराइल को एंगेज रखें। अमेरिका बहाना ढूंढ रहा है। अमेरिका इसराइल के साथ खुल के है, जब वॉर होगा तो होगा। लेकिन एक हम बता दें, ईरान का कभी अमेरिका का वॉर नहीं होगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये सिर्फ गीदड़ भपकियां एक दूसरे को हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं हम यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उस रमल्ला के इलाके के हों, चाहे वो आपके इसराइल के वो गांव के लोग हों जहां पे प्रोग्राम हो रहा है, जहां के लोग मर गए, चाहे वो वेस्ट बैंक के हों, चाहे वो आपके गाजा पट्टी के लोग हों, वो गरीब लोग जो रोज कमाने वाले थे, वो औरतें घरों में जो कपड़े धो रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, मर कर बातें सुन रही हैं, उनकी गोलियां देख रही हैं, कर करके उनका जिंदगी गुजर गई आज बरसों से। 75 सालों से किस तरह जी रहे हैं, उनका क्या हाल हुआ? उनके मर्दों की गलती हुई, मरवा दी पूरी कौम उठा करके। पीछे कौन थे? ये बड़े मुल्क। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, मैंने अपनी बात में मैंने वो बात कही है कि जो इनको युद्ध को रोकना चाहिए, इसराइल को युद्ध रोकना चाहिए। इसराइल ने सेल्फ डिफेंस किया है, जाहिर है कि उसके ऊपर अटैक होगा तो सेल्फ डिफेंस कोई भी कंट्री होगी, करेंगे।
हमारे यहाँ हुआ था, हमने भी बालाकोट कर दिया, ऐसी तैसी कर दी थी, दोबारा करने की हिम्मत नहीं है, करेंगे फिर हम करेंगे, एग्जैक्टली वैसी ही है। तो ये ईरान को इनको पुश नहीं करना चाहिए था। ईरान को बस आप ठीक है बम फेंक दो, कभी रॉकेट फेंक दो, नौकरियां वहीं कर रहे हो। 30,000 लोगों को नौकरी दी थी, अभी 2 महीने पहले की बात है इसराइल में। तो तब आई थी, न्यूज आई थी, ये सब मैच नहीं कर रही है, पहले न्यूज आई थी, हम भी स्टडी करते हैं, हमें मालूम क्या चल रहा है। अब पानी बंद है, बिजली बंद है, सब कुछ बंद है, दवाइयां बंद हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बस मैं क्या कह सकता हूं, मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। किसी को बुरा लगा, किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे कर सकता है। जो है बात वो मैंने कही है, जो पॉलिटिकल एंगल है जो है तो मैं कहूंगा। अब आंख में पट्टी बांध करके हम किसी को ऐसे सपोर्ट करने जा नहीं रहे। दिल में ईमान रखिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।